हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम फिर से करने वाले हैं हिंदी साहित्य का एक नया प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज़ चल रही है। इसके 4 वीडियोज़ पहले भी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, जिससे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? दिया हुआ कथन आप पढ़ सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है, और आपको बताना यह है कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास का जो आदिकाल है उसके किस प्रकरण से लिया गया है। ए प्रकरण 1, बी प्रकरण 2, सी प्रकरण 3, डी प्रकरण 4। इन चारों प्रकरणों में से दिया हुआ कथन किस प्रकरण से लिया गया है? फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा चैनल पर उपलब्ध है। बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है और आपको देखना है, नोट्स बनाना है, तो आप चैनल पर देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं और नोट्स वगैरह बना सकते हैं। ये कथन आदिकाल के प्रकरण 4 से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों के विषय में सबसे पहले जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? ऑप्शन ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी वर्ण रत्नाकर, सी हिंदी काव्यधारा, डी प्राकृत व्याकरण। दिए हुए ग्रंथों में सिद्धों के विषय में जो जानकारी है वो सबसे पहले किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण से, वर्ण रत्नाकर से, हिंदी काव्यधारा से या प्राकृत व्याकरण से। इनमें से सिद्धों या सिद्ध साहित्य के विषय में जानकारी किस ग्रंथ से हमें मिलती है, ये आपको बताना है। सिद्धों के विषय में जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है, जो कि लगभग 14वीं शताब्दी का माना जाता है। और उक्त व्यक्ति आप जानते होंगे कि एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि दामोदर शर्मा द्वारा रचित है, और ये ग्रंथ 12वीं शताब्दी का माना जाता है। प्राकृत व्याकरण हेमचंद की रचना है, और हिंदी काव्यधारा जो संकलन है वो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा किया हुआ है। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बालचंद बिजावई भाखा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, यह पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? बालचंद बिजावई भाखा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये जो पंक्ति है ये किस ग्रंथ की है? ऑप्शन ए कीर्ति पताका, बी कीर्तिलता, सी पृथ्वीराज रासो, डी परमाल रासो। निम्न ग्रंथों में से ये पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य आचार्य शुक्ल ने माना है, और परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित है, जिसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। और कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों रचनाएं विद्यापति जी की हैं। कीर्तिलता जो रचना है इसकी ये पंक्तियां हैं। कीर्ति पताका जो है ये विद्यापति जी का एक अप्रकाशित ग्रंथ है, ये अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। और कीर्तिलता जो है ये अवहट्ट भाषा या मिश्रित अपभ्रंश में रचित रचना है। कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में रचित भी माना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सुदामा चरित नामक काव्य ग्रंथ किसने नहीं रचा है? ऑप्शन ए नरोत्तम दास, बी आलम, सी नंददास, डी रहीमदास। नीचे दिए हुए कवियों में से सुदामा चरित नामक काव्य ग्रंथ किसने नहीं रचा है? किसने सुदामा चरित नामक काव्य की रचना नहीं की है? 3 कवियों ने की है, किसी एक ने नहीं की है, वो आपको उसका नाम बताना है।
सुदामा चरित नामक जो काव्य है वो नरोत्तम दास जी का तो फेमस है। इसके अतिरिक्त आलम का भी सुदामा चरित नामक काव्य है और नंददास जी का भी सुदामा चरित नामक काव्य है। रहीम दास ने सुदामा चरित नाम के किसी भी काव्य की रचना नहीं की है। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा रहीम दास। अगला प्रश्न है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। पंक्तियां किसकी हैं? मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। यहाँ पे मान होगा। अब ऑप्शन है ए रहीम, ऑप्शन बी कबीरदास, सी बिहारी, डी वृंद। इन चारों कवियों में से जो दी हुई पंक्तियां हैं वो किस कवि की है ये बताइएगा। दी हुई पंक्तियां रहीम दास जी की हैं, जिनके दोहे बहुत ही प्रचलित हैं समाज में। और बिहारी जो रीति सिद्ध कवि हैं, इनकी सतसई ही बहुत ही फेमस है। और कबीरदास जी आप जानते हैं संत काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। ये कथन किसके विषय में है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, सी जायसी, डी घनानंद। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। ये कथन किसके विषय में है? तुलसीदास जी के विषय में, सूरदास जी के विषय में, जायसी या घनानंद के विषय में? किसके विषय में यह कथन है? और ये किसका कथन है ये भी बताइएगा। ये कथन किस विद्वान का है और किसके विषय में है? ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार का है, जिनको हम आचार्य शुक्ल के नाम से जानते हैं। और ये कथन है जायसी के बारे में। जायसी के बारे में आचार्य शुक्ल का ये कथन है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ये कथन किसका है? मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी विश्वनाथ त्रिपाठी। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है, द्विवेदी जी का है, रामविलास शर्मा का है या विश्वनाथ त्रिपाठी का? आपको एक बार इस कथन को देखकर भ्रम हो सकता है कि शायद यह कथन आचार्य शुक्ल का हो, परंतु ये आचार्य शुक्ल का कथन न होकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को बहुत ही महान कवि के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रतिष्ठित किया, जो कि वो निसंदेह हैं भी, परंतु कबीरदास के पक्ष में उनका उतना मत नहीं रहा है। इसीलिए कहीं कहीं पर यह कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हो सकता है ये कथन शुक्ल जी का हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमर गीत सार नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया है? भ्रमर गीत सार नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया है? सूरदास जी का जो काव्य है उसको भ्रमर गीत सार नाम से किसने संपादित किया है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामकुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी श्याम सुंदर दास। इन चारों में से भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया है? तो भ्रमर गीत सार का संपादन करने वाले हैं आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने ही भ्रमर गीत सार का संपादन किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, रश्मि मानसा आदि ग्रंथों का भी संपादन किया है।
और रसमीमांसा जो है इनकी सैद्धांतिक आलोचना की पुस्तक है। तो ये भी आप साथ साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देवकृत सुख सागर तरंग को नायक नायिका भेद का विश्वकोश समझना चाहिए, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए नगेंद्र, बी मिश्रबंधु, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी रामचंद्र शुक्ल। देवकृत सुख सागर तरंग, देव का जो सुख सागर तरंग ग्रंथ है उसको नायक नायिका भेद का विश्वकोश समझना चाहिए, ये किसने कहा है? नगेंद्र ने, मिश्रबंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या रामचंद्र शुक्ल ने? देव की सुख सागर तरंग नामक रचना के विषय में ये कथन किसका है? साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि सुख सागर तरंग का संपादन किसने किया था? तो ये कथन है नगेंद्र का। सुख सागर तरंग के विषय में जो ये कथन है ये डॉक्टर नगेंद्र का है और सुख सागर तरंग का संपादन 1897 ईस्वी में मिश्रबंधु के पिता बाल दत्त मिश्र ने किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द उनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, उक्त कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन ए घनानंद, बी ठाकुर, सी रसखान, डी आलम। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द उनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, उक्त कथन किसके संदर्भ में है? जो ये कथन है ये किसके बारे में कहा गया है और उसके साथ ये भी याद आपको आना चाहिए कि ये कथन किसका है। ये कहना है आचार्य शुक्ल का और किसके विषय में? आलम के विषय में। आप एक बार को कंफ्यूज हो सकते हैं कि हो सकता है ये कथन घनानंद के विषय में हो, परंतु ऐसा नहीं है। ये घनानंद के लिए ना कहकर आचार्य शुक्ल ने आलम के लिए कहा है। आचार्य शुक्ल का ऐसा ही कथन घनानंद के विषय में है जो उन्होंने कहा है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। ये घनानंद के विषय में कहा था और ये जो कथन है प्रेम की पीर या इश्क का दर्द उनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, ये कथन आलम के विषय में कहा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक, ये कथन किसका है? भारतेंदु जी के विषय में ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक, ये कथन आपको बताना है कि किस साहित्यकार का है। तो भारतेंदु जी जिस प्रकार हिंदी गद्य के जनक हैं और गद्य का जो स्वरूप था, हिंदी में गद्य का पदार्पण उसी समय से हो रहा था, तो उन्होंने गद्य का जो रूप स्थिर किया था, गद्य का जो प्रयोग रचनाओं में होने लगा था, उसका जो स्वरूप निर्धारण था वो सर्वप्रथम भारतेंदु जी ने ही किया था। तो उसी संबंध में आचार्य शुक्ल का ये कहना है कि भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक, जो गद्य साहित्य की परंपरा थी उसके प्रवर्तक भी भारतेंदु जी ही थे। अगला प्रश्न है, इसी गद्य को आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और भी परिमार्जित किया, अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से और भी सुव्यवस्थित और परिमार्जित किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? ऑप्शन ए तुलसीराम, बी गोपाल शरण सिंह, सी अनूप शर्मा, डी जगदम्बा प्रसाद। दिए हुए कवियों में से वह कवि कौन सा है जिसका उपनाम हितैषी है? तुलसीराम जी, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा जी या जगदम्बा प्रसाद। तो दिए हुए कवियों में जगदम्बा प्रसाद जी जो हैं उनका नाम जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी है और ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं।
द्विवेदी युग के कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र, इनका ही उपनाम हितैषी है। जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उठाया है। यहाँ पर जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी जी जो हैं, इनकी कुछ कृतियां भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें मातृगीत है, कल्लोलिनी है और दर्शना और वैकाली, जिसमें मातृगीत और कल्लोलिनी अधिक प्रसिद्ध हैं। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उठाया है। ऑप्शन ए देश की जनता का, बी अर्जुन और द्रौपदी का, सी राधा और कृष्ण का, डी भीष्म और युधिष्ठिर का। किसका आलंबन लेकर उन्होंने जो कुरुक्षेत्र कृति है इसमें जो प्रश्न उठाया है वो किसका आलंबन लेकर उठाया है, ये आपको बताना है। और कुरुक्षेत्र जो है दिनकर जी की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। इसमें इन्होंने भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर प्रश्न उठाया है। और प्रश्न क्या है, कृति का प्रतिपाद्य क्या है, अगर अधर्म और पाप को हटाकर शांति की स्थापना करनी हो और उसके लिए युद्ध आवश्यक हो तो युद्ध करना चाहिए। अधर्म पर विजय पाने के लिए अगर युद्ध की आवश्यकता भी हो तो करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं। ए कुंवर नारायण, बी सुमित्रानंदन पंत, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी केदारनाथ अग्रवाल। नींद के बादल जो काव्य संग्रह है ये किसका है। अगला प्रश्न है, मैं रथ का टूटा पहिया हूं पर मुझे फेंको मत, किस कवि की पंक्ति है। ए धर्मवीर भारती, बी कुंवर नारायण, सी नरेश मेहता, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मैं रथ का टूटा पहिया हूं पर मुझे फेंको मत, ये पंक्ति इन चारों कवियों में से किसकी है। ये पंक्ति धर्मवीर भारती जी की है। धर्मवीर भारती जो कि दूसरे सप्तक के कवि हैं और इनकी काव्य कृतियां हैं कनुप्रिया, 7 गीतवर्ष, उपन्यास हैं इनके गुनाहों का देवता जो 1949 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा था सूरज का 7वां घोड़ा जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। लीक पर इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन ए भारत भूषण अग्रवाल, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी चंद्रकांत देवताले, डी भवानी प्रसाद मिश्र। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं। ये पंक्तियां हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अन्य जो काव्य संग्रह हैं उसमें है जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, ये सब इनकी कृतियां हैं। अगला है, दुर्गा एकांकी के रचनाकार हैं। ए जगदीश चंद्र माथुर, बी उपेंद्रनाथ अश्क, सी उदयशंकर भट्ट, डी सेठ गोविंददास। दुर्गा एकांकी के रचनाकार कौन हैं ये आपको बताना है। ये बहुत ही एक फेमस एकांकीकार नाटककार हैं जिनकी कृति है दुर्गा। दुर्गा कृति है उदयशंकर भट्ट जी की। उदयशंकर भट्ट के अन्य जो कृतियां हैं वो हैं स्त्री का हृदय, विष की पुड़िया, नए मेहमान इत्यादि। अगला प्रश्न है, उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ। उपेंद्रनाथ अश्क का जो उपन्यास है गर्म राख ये किस सन में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए 1954 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1940 ईस्वी, डी 1938 ईस्वी। इन चारों में से गर्म राख किस वर्ष प्रकाशित उपन्यास है ये आपको बताना है।
ये जो उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क जी का, ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित बताया जाता है, जबकि रामचंद्र तिवारी की जो बुक है उसमें ये 1957 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है। इसके अलावा अश्क जी की अन्य उपन्यास जो हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, नन्ही कंदीलें, ये सब इनके उपन्यास हैं। अगला है, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। शेखर जोशी का जो लेख है गलता लोहा, उसमें इन्होंने किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है, ये बताना है। ऑप्शन ए शैक्षिक पिछड़ापन, बी अंधविश्वास, सी बेरोजगारी, डी जातीय विभाजन। इन चारों में से शेखर जोशी के लेख गलता लोहा का जो वर्ण विषय है वो क्या है, क्या वर्णन किया है उन्होंने इसमें। शेखर जोशी का कोसी का घटवार, नौरंगी बीमार है, साथ के लोग, दाज्यू आदि आपको इनकी कृतियां याद होंगी। तो शेखर जोशी का गलता लोहा का जो मुद्दा है वो है जाति विभाजन। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, बी ज्ञान वाजपेयी, सी राम गोपाल, डी श्रीलाल शुक्ल। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन हैं? भोला राम का व्यंग्य के लेखक जो हैं वो हैं हरिशंकर परसाई जी, जो एक व्यंग्य लेखक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। और इनकी अन्य कृतियां हैं सदाचार का ताबीज, जैसे उनके दिन फिरे, तुलसीदास चंदन घिसे आदि। अगला प्रश्न है, हिंदी में अकादमिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में अकादमिक आलोचना यानी कि शैक्षिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? एकेडमिक अर्थात शैक्षिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? शुक्ल जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इन चारों में से एकेडमिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था वो आपको बताना है। जिन्होंने शैक्षिक आलोचना का सूत्रपात किया है उनके ग्रंथ जो हैं वो आपको बताते हैं, आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। उनका ग्रंथ है भाषा रहस्य, हिंदी भाषा का विकास और साहित्यालोचन आदि इनकी कृतियां हैं। तो ये हैं श्याम सुंदर दास जी, इन्होंने ही हिंदी में शैक्षिक आलोचना का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए नेमचंद जैन, बी धर्मवीर भारती, सी इलाचंद जोशी, डी उपेंद्र नाथ अश्क। चेहरे अनेक नामक जो आत्मकथा है वह किस साहित्यकार की है, ये आपको बताना है। चेहरे अनेक नामक जो आत्मकथा है वो उपेंद्र नाथ अश्क जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? विष्णु प्रभाकर जी को उनकी जीवनी जो हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है उसको लिखने में कितने वर्ष लगे थे? ऑप्शन ए 11 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 14 वर्ष। विष्णु प्रभाकर जी को आवारा मसीहा लिखने में कितना समय लगा था? ये समय लगा था 14 वर्ष का। इनको 14 वर्ष का समय लगा था। ये जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की, जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, बचपन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी शांति प्रिय द्विवेदी, डी राहुल सांकृत्यायन। शांति प्रिय है यहाँ पर, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन जी। इनमें से बचपन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा का संस्मरण आप जानते हैं, पथ के साथी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें।
शांतिप्रिय द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध संस्मरण है स्मृतियाँ और कृतियाँ। तो ये संस्मरण है राहुल सांकृत्यायन जी का। और इनका एक संस्मरण और है, जिनका मैं कृतज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए काका कालेलकर, बी राहुल सांकृत्यायन, सी निर्मल वर्मा, डी अज्ञे। इन चारों साहित्यकारों में से हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? यात्रा साहित्य का जनक राहुल सांकृत्यायन जी को माना जाता है। इनका पहला जो यात्रा साहित्य है मेरी तिब्बत यात्रा, जो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके अतिरिक्त मध्य एशिया का इतिहास, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, ये सब इनके यात्रा साहित्य हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।